अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इकोनॉमिक्स का पेपर था सेमेस्टर फर्स्ट की। अगर हम बात करें तो अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि जो क्वेश्चंस बाहैसियत गेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आज आप लोगों ने आपके पेपर में देखे होंगे। चलिए अल्लाह का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, मैं भी आप भी, और उम्मीद करता हूं कि आज जो बच्चे पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए एग्जाम में बैठे थे उन सभी का पेपर उनकी सोच से कहीं ज्यादा बेहतर रहा होगा, और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का जो पेपर है उसका हम एक एनालिसिस करते हैं, क्योंकि पेपर का जो फॉर्मेट है वो मैंने पहले आप लोगों को समझा भी दिया था, बता भी दिया था कि पेपर जो है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो यहां पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा या सिखाने की कोशिश करूंगा एज एन एक्सपर्ट कि किस क्वेश्चन को किस तरीके का आंसर लिखना चाहिए था। तो हम क्वेश्चंस का जब आंसर लिखते हैं तो कई अप्रोचेस हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेस्ट अप्रोच, बेस्ट टेक्निक, ताकि इम्प्रेस जो मार्कर को आप कर सकोगे, उस टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे, और यहां पर एक पूरा खुलासा या एक एनालिसिस हम इन सभी क्वेश्चंस का करेंगे। पेपर आप लोगों के पास होगा। तो यहां पर पहला पेपर जो है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। देखिए ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। तो आपको यहां पर सिंपली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है उस चीज को यहां पर डिफाइन करना था। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड शेड्यूल। देखिए यहां पर आपसे इतना पूछा गया था कि डिमांड शेड्यूल का क्या मतलब है। तो डिमांड शेड्यूल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि शेड्यूल होता क्या है। शेड्यूल एक टेबुलर स्टेटमेंट होता है जहां पर वेरिएबल्स होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो वेरिएबल्स हम न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखते हैं और वो कोई रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं। उस चीज को हम टेबल, उस चीज को हम शेड्यूल कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में आपको इसको डिफाइन करना था कि एक टेबुलर स्टेटमेंट होता है जहां पर वेरिएबल्स होते हैं न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, और वो वेरिएबल्स जो हैं वो एक्सप्रेस रिलेशनशिप को करते हैं, वो एक्सप्रेस रिलेशनशिप को करते हैं। और रिलेशनशिप इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी कांस्टेंट। तो ये होता है इसका मतलब। डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स, भाई आप तो जानती हो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर वी स्टडी द एग्रीगेट्स अबाउट एन इकोनॉमी। तो उस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है जहां पर हम इकोनॉमी के लार्ज एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वी कॉल्ड इट एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक्सप्लेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है ना। प्राइस में कितनी % चेंज हुई, उस परसेंट ऑफ चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड पे कितना % चेंज देखने को मिला या कितना % चेंज हुआ, उसी चीज को तो प्राइस इलास्टिसिटी हम बोलते हैं। सादा अल्फाजों में क्वांटिटी डिमांड में कितनी % चेंज आई और उस चेंज का रीजन जब प्राइस होता है तो वो कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को आपको यहां पर लिखना था। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसा पॉइंट होता है वायर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ऐसा भी आप लिख सकते थे, या आप इस तरीके से लिख सकते थे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। ये तो हो गया था इन केस ऑफ वन गुड। यहां पर आप ऐसा लिख सकते थे कि आपने सिर्फ इसको डिफाइन किया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, और फिर आप चाहते तो आप यहां पर इसको इन केस ऑफ वन गुड और इन केस ऑफ 2 गुड्स में भी लिख सकते थे, ठीक है ना। डिफाइन व्हाट इज बजट लाइन। तो बजट लाइन तो आप जानते ही हैं, तमाम कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर के लिए एक्सप्रेस करती हैं जिन्हें कंज्यूमर परचेज कर सकता है व्हेन द प्राइसेस ऑफ गुड्स इज गिवन एंड द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज डिफाइंड। तो उसको क्या बजट लाइन कहा जाता है, ठीक है ना। और फिर व्हाट डू यू मीन बाय
इनपुट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, इनपुट्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप लोगों को याद होगा कि हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं, तो प्रोडक्शन फंक्शन में हम 2 टाइप्स ऑफ इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक जिनको हम बोलते हैं फैक्टर इनपुट्स और दूसरा जिसको हम बोलते हैं फैक्टर नॉन इनपुट्स। अब फैक्टर इनपुट्स में कौन कौन सी चीज आती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है ना, और फिर रॉ मटेरियल। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फैक्टर इनपुट्स। तो यहां पर आप लोगों को सिर्फ फैक्टर इनपुट्स का नाम लिखना था। व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट्स आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ। एक तो आप इनका नाम लिखते और फिर आप इस चीज को यहां पर लिखते कि जब प्रोड्यूसर इनको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट करने के बाद वहां से जो रिजल्ट होता है दैट इज आउटपुट, दैट इज प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो वी कॉल्ड इट एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ रिटर्न टू स्केल, यानी ये तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको सिर्फ नाम लिखने हैं, ठीक है ना। रिटर्न टू स्केल के 3 कंडीशंस या 3 स्टेजेस का आपको यहां पर नाम लिखना था। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सिर्फ ये चीजें आपको लिखनी थी यहां पर। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे, 8 क्वेश्चंस, तो काफी इजी थे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपने इनको बखूबी वहां पर लिखा होगा। सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 4 क्वेश्चंस थे और 4 में से चारों क्वेश्चंस आपको करने थे, लेकिन हर एक क्वेश्चन का एक इंटरनल चॉइस था, यानी और पार्ट था। तो अगर हम पहले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, लेकिन और इसका पार्ट क्या था कि एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए, यहां पर थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिएगा, अगर बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 का और पार्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगा उसके लिए, ठीक है ना, नेस्बतन अगर वो क्वेश्चन नंबर 9 लिखेगा। हालांकि मुझे ये नहीं पता है कि किस बच्चे की प्रिपरेशन किस प्रकार की है या किस नवीयत की है, लेकिन बच्चे की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो और पार्ट है वो ज्यादा बेहतर होगा बच्चों के लिए नेस्बतन क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ठीक है ना। तो इसका और पार्ट अगर आप कर लेते, अगर मैं सीधी बात आप लोगों के साथ शेयर करूं तो सीधी बात यह है कि अगर आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है और उसमें और पार्ट है, तो दोनों में से जो सबसे ज्यादा इजी आपको लगे तो आप उस इजी वाले पार्ट को लिखिए, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर क्या है कि यहां पर आपको, ये तो आपके 12th के स्टैंडर्ड में भी ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो इन चीजों को लिखना ही यहां पर ज्यादा बेहतर था निस्बतन अगर आप नेचर एंड स्कोप, क्योंकि यहां पर नेचर एंड स्कोप ऑफ द इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो फिर क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिमांड, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच डिटरमाइन डिमांड। देखिए, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसके 2 हिस्से हैं। एक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिमांड, यानी डिफाइन डिमांड, डिमांड का क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। और फिर क्या है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच डिटरमाइन या विच डिटरमाइन डिमांड। फिर दूसरे पार्ट में यह कहा जाता है कि आप उन फैक्टर्स के बारे में बात करिए जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है ये 2 हिस्सों में बटा है, ठीक है ना। तो अगर आप इसका पहला पार्ट लिखते कि डिमांड का क्या मतलब हुआ और फिर इसके डिटर्मिनेंट्स लिखते तो वो अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे ने दोनों में से एक पार्ट ही वो कर पाया है, मतलब वो सिर्फ डिफाइंड डिमांड या व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, ठीक है ना, या टर्म डिमांड को ही उसने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, तो वो डिटर्मिनेंट्स के बारे में वहां नहीं लिख पाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन जो है ये आधा आधा नंबर्स में बटा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि इसके 2 पार्ट है, तो एक पार्ट के आधे मार्क्स और दूसरे पार्ट के आधे मार्क्स हैं। तो इसलिए इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखा करें, ठीक है। और फिर यहां पर जब डिटर्मिनेंट्स के बारे में पूछा गया है तो यहां पर लिखा है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब यह हुआ कि वो जो डिटर्मिनेंट्स है उन डिटर्मिनेंट्स को आपको एक तो लिखना है, ठीक है ना, और फिर उनको
इन बिटवीन द लाइन्स भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप यहां पर समझिएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था और क्वेश्चन का नेचर क्या था और आपको इसको कैसे जस्टिफाई करना था जब आप इसका आंसर लिखते। ये दो हिस्सों में बटा हुआ था, दोनों करने थे, और फिर लास्ट वाला पार्ट जो इसका है तो यहां पर आपको एक्सप्लेन करने थे वो सारे डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। इसका अगर हम और पार्ट देखें, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर इट्स काइंड्स, ठीक है ना। ये तो पहले वाले क्वेश्चन से ज्यादा इजी था क्योंकि यहां पर आपको कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलना था, ठीक है। और फिर व्हाट आर इट्स काइंड्स, व्हाट आर इट्स काइंड्स का मतलब यह हो गया कि आपको यहां पर फिर इसके काइंड्स बताने थे, ठीक है ना। तो काइंड्स में क्या क्या आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसके काइंड्स की जब हम बात करते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, ठीक है ना। तो आपने इनको एक्सप्लेन किया हुआ होगा, ठीक है। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था आप लोगों को करने के एतबार से या करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो है, डिस्कस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को यहां पर एक्सप्लेन करना था। मैंने बहुत पहले आप लोगों से यह बात शेयर की है, आज फिर एक बात बता रहा हूं। इकोनॉमिक्स का सबसे अच्छा रूल यह है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो तो उस क्वेश्चन में अगर जब आप पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है ना, इन बिटवीन द लाइन्स जो कंसेप्ट है, जब आप उसको लिखते हो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब हुआ, फिर उसी चीज को अगर आप शेड्यूल के हिसाब से दिखाते हो और उसी शेड्यूल का अगर आप एक पिक्चर भी ड्रा कर रहे हो, एक ग्राफ भी ड्रा कर रहे हो, एक शक्ल भी उसका आप बना रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में मैक्सिमम मार्क्स आने की गुंजाइश होती है, ठीक है ना। यानी आपने पहले लिखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ, 2-4 लाइंस में आपने लिखा, फिर आपने लिखा कि दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड या दिस लॉ कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल। तो आपने वहां पर एक शेड्यूल बना दिया और फिर आपने उसी चीज का ग्राफ बना दिया। होता क्या है कि जो आप इन बिटवीन द लाइन्स वहां पर लिखते हैं और फिर जिस चीज को आप शेड्यूल के एतबार से एक्सप्रेस करते हो तो उन दोनों हिस्सों को फिर आप ग्राफ के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हकीकत में कहता क्या है, ठीक है ना। अच्छा, अगर यहां पर आपसे मुमकिन होता तो अगर कुछ लिमिटेशंस भी आप इसके ऐड में कर देते तो और ज्यादा बेहतर रहता। हालांकि इन्होंने पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर आप चंद एक लिमिटेशंस का यहां पर जिक्र करते अपने आंसर में तो शायद उससे और ज्यादा इंप्रेशन बढ़ जाता। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है ना। इसका और पार्ट जो है, व्हाट आर आइसोकांट्स, एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टीज। यानी ये वाला क्वेश्चन दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहले आइसोकांट क्या होता है और फिर इसकी प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आप लोगों को नेसेसरली इन दोनों क्वेश्चंस को करना था। यानी मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन तो ये बजाहिर एक ही है लेकिन ये डिवाइड हुआ है दो हिस्सों में। तो इसलिए व्हाट आर आइसोकांट्स, आइसोकांट्स का क्या मतलब हुआ, फिर एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टीज। और जितनी इसकी प्रॉपर्टीज थी, अगर आपने उन प्रॉपर्टीज को ग्राफ से भी एक्सप्रेस किया है, यानी ग्राफ के हिसाब से भी उनको शो किया है, दिखाया है, हर प्रॉपर्टी का आपने ग्राफ बनाया है, तो यकीन करिए कि आपके मार्क्स इसमें बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। फिर अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड अ डायग्राम, ठीक है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, पीपीसी, ठीक है ना, का क्या मतलब हुआ, मींस आपको यहां पहले डिटेल में लिखना होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो होती क्या है, इसका क्या मतलब होता है। फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो को आपको एक इसका शेड्यूल बनाना है, क्योंकि शेड्यूल से ही तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो बनेगी, और फिर उसका डायग्राम भी आपको दिखाना है, ठीक है ना। तो मतलब यहां पर आपको पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो की डेफिनेशन क्या मतलब रखती है, और फिर शेड्यूल इसका बनाना था, और फिर इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना था। तो उम्मीद करता हूं, क्योंकि यहां पर सेक्शन सी में हर क्वेश्चन के 22 मार्क्स हैं, तो ये जरूरी था कि हां यहां पर एक चीज आप कर सकते थे, जब प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो आप पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टीज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने पढ़ा कि इट कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स, इट इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। नहीं, आपको चाहिए था, क्योंकि इसके मार्क्स 22 हैं,
आप लोगों को चाहिए था कि यहां पर फिर आप रोटेशन वाला किस्सा भी इसके साथ ऐड कर देते थे, ठीक है ना, कि रोटेशन का क्या मतलब होता है, शिफ्ट का क्या मतलब होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज ही में तो आती है ना। तो यहां पर आप लोगों को उसे लिखना चाहिए था कि एक्स एक्सिस पे कब रोटेट होगी, वाई एक्सिस पे कब रोटेट होगी, ठीक है ना, शिफ्ट कब होगी राइट वर्ड, और फिर लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट होगी। तो इस तरीके से अगर आपने इस क्वेश्चन को जस्टिफाई किया है अपने आंसर से, तो यकीन मानिए कि आपके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 14 जो है यहां पर एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट लॉ ऑफ डिमांड, ये तो सबसे ज्यादा इजी था, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आप लोगों को कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए थी? सबसे पहले आपको डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड लिखना था, ठीक है ना, और फिर लॉ ऑफ डिमांड का आपको शेड्यूल बनाना था, फिर आपको उसका डायग्राम भी बनाना था, ठीक है, फिर आपको इसके अजम्पशंस भी लिखने थे, या जब आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया तो फिर आप वहां पर ऐसा लिख सकते थे कि लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशंस, तो 5 अजम्पशंस आप लिखते, फिर शेड्यूल आप इसका बनाते, फिर ग्राफ बना देते, ठीक है, और फिर बेहतर यह होता कि आप नीचे इसके फिर क्या लिख देते, एक्सेप्शनल कंडीशंस। इसका मतलब यह हुआ कि लिमिटेशंस ऑफ द लॉ भी आप लिख लेते, यानी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किन परिस्थितियों में, वो किन कंडीशंस में फेल होता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको इस तरीके से लिखते, या अगर आप लोगों ने इसको इस तरीके से लिखा होगा, तो यकीन मानिए कि आपके बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट्स एन इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। फिर एक बार इंडिफरेंस कर्व का क्या मतलब हुआ, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ क्वेश्चन है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहला हिस्सा ये है कि मार्क्स के एतबार से अगर हम देखें तो 11 इसके बनते हैं, 11 इसके बनते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे तो ये कैटेगराइज नहीं किया गया है कि पहले पार्ट के इतने हैं, दूसरे पार्ट के इतने हैं। तो एज ए मार्कर हम यही सोचेंगे कि अगर क्वेश्चन 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है तो फर्स्ट हाफ जो है इसके हाफ मार्क्स हैं और सेकंड हाफ जो है उसके बाकी मार्क्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिफरेंस कर्व को एक्सप्लेन करना था, इसके 11 मार्क्स बनते और प्रॉपर्टीज जो है उसके 11 मार्क्स होते, ठीक है ना। तो अगेन यहां पर क्या करना था कि इंडिफरेंस कर्व को जब आप एक्सप्लेन करते, एक शेड्यूल बनाते और फिर ड्रा करते, तो इंडिफरेंस कर्व बनती, फिर प्रॉपर्टीज इसके लिखते, और प्रॉपर्टीज में हर प्रॉपर्टी का आप बिल्कुल ग्राफ भी रिप्रेजेंट करते, मतलब ग्राफ भी आप हर प्रॉपर्टी का साथ ही साथ बना लेते। लास्ट वाला क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का आपसे पूछा गया है, इसका क्या मतलब हुआ, और आपसे कहा गया है कि इसका डायग्राम भी आप बना लीजिए, ठीक है ना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जब आप लिखते, इसका क्या मतलब हुआ, फिर आप लिखते कि इसकी अजम्पशंस क्या है, फिर आपको शेड्यूल बनाना था, फिर आपको इसका ग्राफ बनाना था, ठीक है ना, और फिर लास्ट में आपको यह लिखना था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में जो स्टेजेस बनती हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड, ठीक है ना। तो फिर आपको यहां पर यह लिखना था जो प्रोड्यूसर होगा वो किस स्टेज को लाइक करता है, स्टेज फर्स्ट उसके लिए बेहतर है, स्टेज सेकंड उसके लिए बेहतर है, या स्टेज थर्ड उसके लिए बेहतर है। ऑब्वियसली स्टेज सेकंड उसके लिए बेहतर है, ठीक है ना। तो ये लाइन आपको वहां पर जरूर कोट करनी थी, जरूर आपको लिखनी थी कि एज ए प्रोड्यूसर जो उसके लिए सबसे ज्यादा फिजिबल स्टेज है, सबसे बढ़िया स्टेज है, वो स्टेज नंबर सेकंड है। अगर आप सभी बच्चों ने इस तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा तो यकीन मानिए कि आपके मार्क्स जो हैं वो आपको मैक्सिमम मिलेंगे और मिनिमम मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। हां, जैसे यहां पर बजट लाइन का एक क्वेश्चन था, शॉर्ट आंसर टाइप, तो अगर आप इक्वेशन लिख देते, बजट लाइन का क्या मतलब हुआ और एक इक्वेशन डाल देते, तो हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब आप इस तरीके से लिखते हैं ना, ताकि ये जो मार्कर होता है उसको आप इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो इंप्रेस करने के लिए या इंप्रेशन डालने के लिए जरूरी था कि आप इक्वेशन लिखते, ठीक है ना। इसीलिए प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर में हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता हूं, ठीक है, क्योंकि मार्कर जो होता है अगर उसको बिल्कुल एक ही तरीके के, एक ही कैटेगरी के पेपर्स मिलते हैं
तो ऑब्वियसली उसमें कोई डिफरेंस या उसका टेस्ट जो है वो एक जैसा रहता है। लेकिन अगर आप पेपर को इस नवियत से एक्सप्रेस करते हैं कि जैसे बाकी बच्चों ने ना किया हो, तो यकीन मानिए कि उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उसके ऊपर, और इस तरीके से आपके मैक्सिमम मार्क्स बनने की गुंजाइश ज्यादा होती है। उम्मीद करता हूं कि आप सहमत होंगे मेरी इन बातों से, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर आएगा, आपकी सोच से कई गुना बेहतर आएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। और दूसरी बात यहां पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, इंशाअल्लाह आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों के बाद सेमेस्टर सेकंड के लिए मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। तो आप सभी लोगों से मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।